वेलकम टू डेली इंडो पाक। माय नेम इज़ मुजाहिद। शायद आप लोगों को पता हो कि चाइना और पाकिस्तान ने $10 बिलियन ML1 रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट जो कराची से शुरू होकर पेशावर तक तकरीबन 1700 किलोमीटर एक रेलवे ट्रैक लाइन है। इस डील में ML1 रेलवे प्रोजेक्ट को नए सिरे से अपग्रेड किया जाएगा। अगर पाकिस्तान रेलवे की बात करें तो पाकिस्तान आज भी 150 साल पुराने रेलवे का इस्तेमाल करता है, जिसका सब कुछ आउटडेटेड हो चुका है। पाकिस्तान ने इस रेलवे सिस्टम को सिर्फ मेंटेन किया हुआ है और इसके अलावा पाकिस्तान ने इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं की है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को नुकसान पड़ रहा है बल्कि पाकिस्तानी बिजनेसेस भी इससे बहुत नुकसान उठा रहे हैं। मगर अब इस डील की वजह से पूरे रेलवे निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, जो ना सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह तेजी से सफर करेंगे बल्कि इससे बिजनेसेस के एक्सपेंसेस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया तक रसाई भी बहुत आसान हो जाएगी। खैर, इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इल्तिवा का शिकार हुआ और ये प्रोजेक्ट किस तरह से बिजनेसेस को और पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर सकता है। मगर इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान बहुत देर से चाहता था कि रेलवे निज़ाम को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि इस पुराने निज़ाम का सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। पाकिस्तान रेलवे आज भी 20th सेंचुरी के पुराने रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करती है, जो अब बहुत कम ममालिक में इस्तेमाल होती है। अगर दुनिया के फास्टेस्ट रेलवेज की बात करें तो चाइना और जापान में ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान रेलवे की स्पीड सिर्फ 60 और 120 किलोमीटर के दरमियान है। तो इसलिए 2017 में पहली बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना के साथ ML1 रेलवे प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन के हवाले से बातचीत की और उसी साल पाकिस्तान और चाइना ने ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसकी मालियत उस वक्त $6.8 बिलियन थी। मगर इस बार ये $6.8 बिलियन से 10 बिलियन हो गई। जब पाकिस्तान और चाइना ने ये डील साइन कर दिया तब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस डील के हवाले से काफी सारे मसले थे। जैसे चाइना चाहता था कि पाकिस्तान को लोन चाइनीज युआन में दिया जाए, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान लोन डॉलर में चाहता था, क्योंकि इससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी अच्छे हो सकते थे। दूसरा मसला ये था कि पाकिस्तान चाहता था कि उसकी इस प्रोजेक्ट में शराकत दारी 10% हो और 90% चाइना इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे। मगर चाइना चाहता था कि पाकिस्तान की इसमें एटलीस्ट 15% कंट्रीब्यूशन हो और आखिरकार 15% और 85% कंट्रीब्यूशन पर दोनों राजी हो गए। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में भी बहुत गलतियाँ थी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कंसल्टेंट इस काबिल थे ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से प्लानिंग करते। इसके साथ साथ चाइना ने चाइनीज वर्कर की सिक्योरिटी का मामला भी उठा लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस प्रोजेक्ट से $80 मिलियन जो कि इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर खर्च होने वाले थे वो इससे निकाल दिए थे, जिसके हवाले से चाइना ने अपना सिक्योरिटी कंसर्न शो किया था। मगर इन सब के बावजूद दोनों ममालिक ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के चीन दौरे में इस पर साइन किए गए। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं, यानी पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3। पैकेज 1 में नवाबशाह से रोहड़ी, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से लाला मूसा, कालूवाल से पेंडोरा और वाल्टन रेलवे एकेडमी लाहौर शामिल है। पैकेज 2 में कियामारी से हैदराबाद, हैदराबाद से मुल्तान तक शामिल है और पैकेज 3 में लाला मूसा से पिंडी और पिंडी से पेशावर के ट्रैक लाइंस को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन चंद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला फायदा ये कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान रेलवे में नए टनल और पुल बनाए जाएंगे और पुरानों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा ये कि ट्रैक्स की लोड कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद रेलगाड़ी ज्यादा लोड ले जा सकेगी। तीसरा ये कि ML1 के ट्रैक्स लाइन को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जो कि पहले टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से अगर कोई रेलगाड़ी लाहौर से निकलती थी तो मुल्तान वाले स्टेशन के पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उन्हें ऑनलाइन पता लग सकेगा कि ट्रेन निकली है या निकलने वाली है। चौथा ये कि सिटीज में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जाएगी, जिससे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। पांचवा ये कि इस अपग्रेडेशन की वजह से रेलगाड़ी अब 160 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी, जो कि पहले सिर्फ 60 किलोमीटर थी। इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, जिससे पाकिस्तान आने वाले वक्त में खुद इस काबिल हो जाएगा कि वो इसको एक्सपोर्ट कर पाएगा और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसको चाइना ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान रेलवे के रेवेन्यू में तकरीबन $480 मिलियन का इजाफा कर देगा, जो पाकिस्तानी 105 अरब और 60 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा इस अपग्रेडेशन की वजह से लोग पेशावर से कराची पहले से आधे वक्त में पहुंच सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में
کارگوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے زیادہ تر ٹرالیز اور ٹرکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستانی ریلوے پورے ملک کا صرف 4% کارگو لے جاتی ہے، جو کہ اس اپ گریڈیشن کی وجہ سے 2025 تک 20% ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس پروجیکٹ کا وہ یہ کہ اس سے پاکستان کے لاجسٹکس بہت بہتر ہو جائیں گے۔ لاجسٹکس ایک اوورآل پروسیس ہے ریسورسز کو مینج کرنے کا، مطلب کس طرح سے ریسورسز لی جاتی ہیں، انہیں کس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے اور انہیں فائنل ڈیسٹینیشن پر کس طرح سے اور کتنے ٹائم میں پہنچایا جاتا ہے، ان سب کو لاجسٹکس کہا جاتا ہے۔ چائنا کے مشہور جرنیل سن تزو نے ایک بار کہا تھا، اور یہ آج بھی فوج میں بہت زیادہ مشہور ہے، کہ the line between disorder and order lies in logistics۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا سب کچھ آرڈر میں ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو، تو آپ اپنی لاجسٹکس کو بہتر کرو۔ لاجسٹکس کو پہلے صرف ملٹری میں کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ بزنس کا بہت مین پارٹ ہے، اور فوج میں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ رشیا یوکرین میں رشیا کی لاجسٹکس میں بہت پور پرفارمنس تھی۔ ٹینکس آگے جاتے تھے، ان کے لیے فیول کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے فوج ٹینکس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ فوجیوں کے لیے نہ پانی نہ خوراک کا انتظام تھا، اور وہ جہاں پر قبضہ کر لیتے تھے تو وہاں کے سویلین سے پانی اور خوراک مانگتے تھے۔ اگر لاجسٹکس میں ٹاپ کنٹریز کی بات کرے تو جرمنی سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ US 14 نمبر پر ہے، اس لیے جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ پاکستان کا نمبر ورلڈ لسٹ میں 122 نمبر پر ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا 44 نمبر پر ہے، اور ریسنٹلی انڈیا نے اپنا لاجسٹکس پالیسی بھی بنایا، کیونکہ انڈیا لاجسٹکس کی وجہ سے ہر سال $60 بلین لوز کرتا ہے، اور یہ 2018 کا ڈیٹا ہے، جو کہ آج کل اراؤنڈ $80 بلین ہوں گے۔ اب اگر کسی ملک کے لاجسٹکس پور ہوں گے تو اس ملک میں فورن کمپنیز زیادہ تر انویسٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پور لاجسٹکس کی وجہ سے زیادہ خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کمپنی لاہور میں ہے اور اسے پشاور سے آرڈر ملتا ہے تو اسے لاہور سے پشاور تک اس چیز کو پہنچانے میں زیادہ ٹرانسپورٹ چارجز دینے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ وقت بھی زیادہ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اس لیے جن ممالک کے لاجسٹک سسٹمز بہتر ہو، جیسے جرمنی وغیرہ، وہاں کوئی چیز آرڈر کرنے کے بعد 1 یا 2 دن میں وہ چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے، مگر پاکستان میں نارمل ڈیوریشن 3 سے لے کر 5 دن تک ہے، کیونکہ کسی اچھے اور تیز ریلوے نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ روڈ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ لمبا بھی ہے اور مہنگا بھی پڑتا ہے۔ خیر، آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ بزنس پاکستان میں فوراً سے زیادہ انویسٹ کرے تو یقیناً پاکستان کو اس قسم کے پروجیکٹس پر زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ خیر، یہ تھی میری انالیسز، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔